नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी जूम का के एप्लीकेशन पर। जितने भी बच्चे हमारे यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है हमारा होने वाला है ये आपका एएनएम प्रवेश परीक्षा, साथ ही झारखंड के जितने भी प्रवेश परीक्षा होने वाले हैं या फिर नौकरी के लिए जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे बीएसएससी की कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें आपको ये बहुत ही लाभ देगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। आज हम लोग प्राचीन भारत पढ़ने वाले हैं और इसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की कांस्य युगीन सभ्यता, इसे भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता का गौरव प्राप्त है। इसमें क्या कहा जाता है कि ये आद्य ऐतिहासिक काल है। कब का है? तो आद्य ऐतिहासिक काल है और इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ये प्रथम हमारा क्या था? तो नागरिक सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सा था? तो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता का कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता। कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग से किसी भी चीज के यानी किसी भी जीवात्म का आयु पता किया जाता है। कार्बन डेटिंग से क्या पता किया जा सकता है? किसी भी जीवात्म का आयु पता किया जाता है, कितना साल पुराना है। तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से यहाँ पे क्या बताया गया? तो देखिए, हम लोग देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका कालक्रम 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व में इसको माना जाता है। तकरीबन आज से 5000 साल पहले के ये सभ्यता रही है। तकरीबन आज से कब तक की? तो 5000 साल पहले की सभ्यता रही है। सिंधु सभ्यता का कैसा समाज था? सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो मातृ सत्तात्मक था, यानी यहाँ पे जो मालिकें हुआ करती थी वो माएं होती थी। जैसे अभी हम लोग का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, यानी हमारा मालिक पिता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होते थे? वहां का जो मालिक हुआ करते थे वो कौन होते थे? तो घर की महिलाएं होती थी, माताएं होती थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। मातृ सत्तात्मक होती थी। समाज चार वर्गों में विभक्त था। क्या था? समाज में चार वर्ग, एक था विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा, दूसरा व्यापारी और चौथा शिल्पकार। यानी इस समय अगर बात करें सबसे पहले विद्वान, फिर योद्धा, फिर व्यापारी और फिर शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब हुआ जो किसी चीज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, बर्तन वगैरह जैसे बनाए, शिल्पकार वगैरह लकड़ी के सामान बनाए, सामान बनाने वाले होते थे। आगे हम लोग बात करते हैं समाज में शवों को जलाने में दफनाने की प्रथा प्रचलित थी या वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आदमी को, इंसान को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। कैसे, क्यों हम इसे कह रहे हैं? क्योंकि कुछ जगह पे अस्थियों के राख भी मिले हैं, साथ ही यहाँ पे दफनाए हुए सबके हड्डी भी मिले हैं। तो हड्डी से ये प्रतीत होता है कि दफनाया जाता था और राख से पता चलता है कि यहाँ जलाया जाता था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज को समझ पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे पर्दा था, पर्दा पर्दा यानी मुंह को ढक के रखने की प्रथा थी। साथ ही यहाँ पे वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट जो है सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजा एवं मातृ सत्ताओं का विश्वास करते थे। मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये कौन किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। मातृ मातृ देवी मातृदेवी में किसकी? तो प्रकृति की पूजा होता है। मातृदेवी में किसकी पूजा होता है? प्रकृति की। प्रकृति मतलब नदी, पहाड़, पर्वत, झरने। और पशुपति मतलब पशुपति भोलेनाथ शिव को बोला जाता है, भगवान शंकर को बोला जाता है पशुपति। पशुपतिनाथ मंदिर आज भी नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, तो पशुओं की पूजा की जाती है उस समय में, इसीलिए उसको पशुपति, पशुओं का जो पति हो पशुपति, भोलेनाथ शंकर को पशुपति कहा जाता था। और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वे लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन शिव नहीं कहेंगे, पशुपति कहेंगे। यानी वहां पे पशुओं का भी सम्मान होता था, ये मान के चलिए। ठीक है, इस सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी गेहूं, जो मटर, कपास, प्रमुख फसल थी। कपास को सिंडान भी कहा जाता है। सिंडान, कपास को क्या कहा जाता है? सिंडान भी कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है? सिंडान। कपास को क्या कहा जाता था? सिंडान। वहां पे क्या क्या फसल की जो सबूत मिले हैं? तो गेहूं मिले हैं, जौ मिले हैं, मटर मिले हैं, कपास मिले हैं। यानी कैसा अर्थव्यवस्था था? तो कृषि अर्थव्यवस्था था। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि अर्थव्यवस्था। चलते जाइए, जहां जहां मैं मार्किंग कर रहा हूं उसका नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपको ये आने वाले एग्जाम में यही नोट्स आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है ना? चाहे आप नर्सिंग एग्जाम दे रहे हैं या फिर झारखंड पुलिस जैसे और भी प्रतियोगिता परीक्षा भी झारखंड में वैकेंसी निकली हुई है, अगर उसकी आप फॉर्म भरे हैं तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता? वस्तु विनिमय होता। वस्तु विनिमय क्या होता था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या हुआ?
आप मुझे 1 किलो चना दे दिए, हम बदले में आपको 1 किलो कपास दे दिए। आप हमको 1 किलो चावल दे दिए, हम बदले में आपको पहनने के लिए कपड़े दे दिए। तो इस तरह की वस्तु विनिमय का प्रणाली वहां पे प्रचलित थी। कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए, मेसोपोटामिया के साथ में हड़प्पा स्थल के लिए में मेनुआ शब्द का प्रयोग किया गया। आंतरिक विदेशी व्यापार प्रचलन थी। देखिए यहाँ पे क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में विदेशी व्यापार होते थे, यानी विदेश के साथ भी व्यापार होते थे। जैसे उस समय का जो समकालीन सभ्यता था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया बोले तो जो इराक में है, और दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता थी, एक दजला दूसरा फरात। दजला और फरात नदी के बीच में जो सभ्यताएं पली बढ़ी उसी को हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता कौन से दो नदियों के बीच में है? तो दजला फरात, दजला और फरात है ना। ये कहां पे है? तो इराक में। कहां पे है? इराक, है ना। राजधानी इराक का राजधानी बगदाद। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता जो पुरातात्विक स्थल है, उनके खोजकर्ता कौन और कहां थे और किसने इनका खोज किया है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है, हड़प्पा का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल को जरूर याद रखेंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी 1921 में किए थे। किसके साथ? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके साथ निर्देशन में? दयाराम साहनी के साथ कौन थे? जॉन मार्शल। दयाराम साहनी के साथ कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। कि हड़प्पा सभ्यता किस किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, और जो अभी वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान, मोंटगोमरी पाकिस्तान। यहाँ से क्या क्या मिले थे? यहाँ कब्रिस्तान मिले थे, 837 श्रमिक के निवास, 16 भट्टियां मिली थी, कांसे की इक्का गाड़ी मिली थी। क्या मिली थी? कांसे की इक्का गाड़ी, 16 भट्टियां, कांसे की इक्का गाड़ी, दर्पण मिले थे, मंजूषा मिली थी, धोती पहने मूर्ति मिली थी। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पा के बाद, तो दूसरा नंबर आता है वो आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो को किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में। सिंधु नदी के किनारे इसका है, और ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहां पे? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या मिला था? यहाँ मिला था कांसे की नंगा मूर्ति, मतलब नंगा मूर्ति मिला था कांसे की। यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला था, जहाँ पे लोग एक साथ बहुत सारे लोग नहाते थे, स्नान करते थे। साथ ही यहाँ पे अन्नगार मिले थे, जहाँ पे लोग अपना अनाज को स्टोर करके रखते थे। ठीक है, अन्नगार मिले थे। यहाँ कुम्हार के मिले थे, 6 भट्टे मिले थे, सूती का कपड़ा मिला था, दाढ़ी वाला साधु। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये किसकी मिली? दाढ़ी वाला साधु। किस चीज का मिला था? कांसे का। किसका मिला था? कांसे का मूर्ति था। ये किसका मूर्ति था? कांसे का। कांसे का मूर्ति, दाढ़ी वाला साधु। कहां से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे हाथी का कपालखंड, शतरंज की गोलियां। शतरंज जो खेला जाता था, शतरंज की गोलियां मिला था। नेक्स्ट हम लोग का आता है कालीबंगा। नेक्स्ट क्या आता है? कालीबंगा। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था 1553 से 60 के बीच। यह राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे। पाकिस्तान में घग्गर नदी के किनारे जो स्थान है उसको बोलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के द्वारा हल द्वारा जोते हुए खेत मिले थे। हल द्वारा जोते हुए खेत, यहीं से आपको हवन कुंड मिला था, अग्नि कुंड मिला था, यानी रात का साक्ष्य मिला था। कहां पे? कालीबंगा से। अलंकृत ईंट, मतलब डिजाइनिंग वाला ईंट मिला था, बेलनाकार मुंह मिला था, मिट्टी का हल मिला था, भूकंप का भी साक्ष्य मिला है। कहां पे? कालीबंगा में। नेक्स्ट आता है लोथल। ठीक है, लोथल। लोथल कहां पे? लोथल गुजरात में। लोथल जो है ये गुजरात में है और भगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल है। यहाँ पे सोने का मनका, मनका बनाने का कारखाना, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह, युग्म समाधान, धान की खेती, यानी
आपका जो है लोथल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? लोथल भगवान नदी के किनारे गुजरात में है। यहीं पे इन लोगों का व्यापार होता था, जिसके लिए बंदरगाह था। लोथल में किसका प्रमाण मिला है? बंदरगाह। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर बंदरगाह होने का साक्ष्य मिला था, तो आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल में बंदरगाह मिला था। और जुग्म समाधान यानी पति पत्नी साथ मर गए, दोनों को साथ जला दिया गया, इस तरह से जुग्म समाधान मिला था। नेक्स्ट जो है आपका आता है धोलावीरा। नेक्स्ट क्या आता है? धोलावीरा। धोलावीरा सॉरी लोथल को थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो लोथल जो है इसको खोजा था रंगनाथ राव ने। लोथल को कहा किसने खोजा था? तो रंगनाथ राव ने लोथल को खोजा था। और धोलावीरा जो है जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने खोजा था। ये है खदीर बेट, ये बेट नदी के पास, ये बेट नदी के पास है। कहां पे? कच्छ गुजरात में है धोलावीरा। यहाँ पे खेल का मैदान, सबसे बड़ा अभिलेख पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, सबसे बड़ा अभिलेख मिला है पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति मिला है। तीन भाग विभाजित एकमात्र शहर, तीन भागों में विभाजित एकमात्र शहर कहां मिला था? तो धोलावीरा। यहीं पे पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति भी मिली थी और खेल का मैदान भी यहाँ मिला था। सबसे बड़ा अभिलेख भी यहीं से धोलावीरा से ही मिला था। कौन खोज किए थे? तो खोज किए जगतपति जोशी, आर.एस. बिष्ट। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है इसका खोज सूरजभान जी ने किया था 1963 में। ये भी आपका कहां पे मिलता है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा की घग्गर नदी के किनारे और राखी गढ़ी की घग्गर नदी के किनारे ही। ये कहां पे मिलता है? तो ये हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी कहां है? तो राखी गढ़ी है हरियाणा में। कोई जुड़े हैं बच्चे? हाँ जुड़े हुए हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में। देखो इस तरह पसीना चूरा है, जबरदस्त। राखी गढ़ी हरियाणा में। प्राप्त सभ्यता में परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य। भारत में सबसे बड़ा स्थल चबूतरे से बनी अग्नि वेदिका। राखी गढ़ी में क्या मिला था? तो यहाँ पे प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साथ, यानी हड़प्पा सभ्यता शुरू से लेके अंत तक का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। साथ ही यहाँ सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है चबूतरे पर बने अग्नि वेदिका। यानी चबूतरा है, चबूतरा में अग्नि वेदिका यानी हवन कुंड है, यानी वहां पे पूजा पाठ या हवन कुंड हुआ करता। हवन कुंड मतलब यज्ञ किया जाता है। तो यज्ञ जब किया जाएगा तो कहीं पूजा पाठ होता होगा, पूजा पाठ होता होगा तो चबूतरे में बना हुआ है, यानी ये बहुत ही समृद्ध था। ठीक है, अब आता है बनावली। ठीक है ना, बनावली। ये बनावली का खोज आर.एस. बिष्ट ने किया था। ये भी रंगोई नदी हरियाणा में है। यहाँ पे मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, मिट्टी के मन के मछली पकड़ने की बंसी, वो जो मछली पकड़ने की बंसी होती है वो मिला था। कहां पे? तो बनावली से मिला था। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारा जो है टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल यानी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो काल है उसको बोलते हैं हम लोग वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय महाद्वीप में वैदिक काल का आगमन हुआ। इसका कालक्रम 1500 ईस्वी से लेके ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में वर्णित किया जाता है। देखो जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता खत्म होती है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बाद 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 6000 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। कौन सा काल? इसको वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। एक है ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल के बाद का कालखंड। तो जो ऋग्वैदिक काल है 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक को वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए ऋग्वैदिक काल। अब हम लोग का क्या आ जाता है? ऋग्वैदिक काल। इस काल में क्या हुआ? तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता है? इस जानकारी के अनुसार मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक काल का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। हम लोग जानते हैं 4 वेद है। क्या क्या वेद है? 4 वेद। 4 वेद क्या क्या है? तो जिसमें आपका 4 वेद जो है वो आपका रहता है ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से जो वैदिक उत्तर वैदिक काल से पहले का बात मतलब पहले की बात कर रहे हैं, ऋग्वेदिक काल, इस काल का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। इसमें आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त यानी सात, सप्त यानी सात, सात सिंधु प्रदेशों में इसको बांटा जाता है। इसीलिए आज में कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग जो है ना वो आर्य है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण आर्य है, बाहर से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, वे लोग ऋग्वेदिक काल की ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसमें विवाद में नहीं पढ़ूंगा, कौन आर्य है, कौन भीतरी है, कौन बाहरी है, अभी बात इसमें नहीं करेंगे, अभी पढ़ाने का काम, ठीक है ना। तो ऋग्वेदिक समाज को कैसा समाज माना जाता था? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक था, ऋग्वेद काल का क्या हो गया? पितृ सत्तात्मक काल हो गया। परिवार के मुखिया को कुलक कहा जाता था। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कुलक कहा जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वेद काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। इन्हीं ने ऋग्वेद में क्या, इंद्र को क्या कहा जाता है? तो इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर। इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो पुरंदर के नाम से संबोधित किया गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र के नाम पर कितने सूक्त हैं? तो 250 सूक्त हैं। एक दो नहीं, 250 सूक्त हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा, और जो वरुण देवता है उसको ऋतस्य गोपा कहा गया, ठीक है। वरुण मतलब पानी देने वाला जो भगवान है उसको क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी क्या है? तो सरस्वती नदी को कहा जाता है। इसका नाम क्या था? तो नदी तमा। सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था? तो सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता था, ठीक है ना। इसमें एक हम लोग यूज करते हैं सत्यमेव जयते। क्या यूज करते हैं? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते तथा असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय, कहता है ना। तो ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते और असतो मा सद्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है कि किससे लिया गया सत्यमेव जयते को? तो मुंडकोपनिषद ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय भी कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए, यहीं पे आपके वैदिक काल खत्म होता है। हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग का समय सीमा बहुत कम है और अचानक सिलेबस का चेंजिंग कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल। इस काल की जानकारी मुख्य रूप से यजुर्वेद, मुख्य रूप से किसमें मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में मिलता है। यानी जो ऋग्वेद काल उसको वैदिक काल या फिर ऋग्वेदिक काल कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद आ जाता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तीनों वेद किसमें आ जाता है? तो तीनों आ जाता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इस काल में राजा का पद बनता था, यानी यहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता था। उत्तर वैदिक काल में क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा बनता था। ऋग्वेदिक कबीला जनपद में बदल गया। ऋग्वेदिक जो कबीला था, यानी ऋग्वेदिक काल में जो कबीला होता था, यानी छोटे छोटे समूह में लोग रहते थे, वो क्या बन गए? जन से क्या बन गए? जनपद। यानी अब वो लोग फलाना जनपद के हैं। 16 महाजनपद था ना, उस महाजनपद में बदल गए, जनपद में बदल गए, यानी अपना छोटे छोटे टुकड़े में राज करने लगे। कब? उत्तर वैदिक काल में। इस काल में कुशन शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुए। कुशन, इस काल में जो कुशन है ये शूद्रों के देवता, शूद्र मतलब जो आपको 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इंसान को 4 वर्णों में बांटा गया था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो शूद्रों के देवता को क्या कहा गया? पूषण कहा गया। शूद्रों के देवता को क्या कहा गया? पूषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। पंच महायज्ञ, इसमें से 5 महायज्ञ था।
पांच महाजग, उत्तर वैदिक काल में पांच महाजग हुआ करता था। कौन कौन सा? तो ब्रह्मजज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, निर्याग यज्ञ और भूत यज्ञ। पांच वो महाजग था। ब्रह्म वेद, ब्रह्म, देव, पिता, निर्यज्ञ और भूत का प्रचलन आरंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम किसका साक्ष्य मिलता है? लोहे का। कब? तो 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ पे लोहे का। इससे पहले किसका था? इससे पहले का था कांसा। इससे पहले क्या था? जैसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा, हड़प्पा या फिर ऋग्वैदिक काल, उसमें किसका यूज होता था? उसमें कांसा का यूज होता था। ठीक है ना? उसमें किसका यूज होता था? तो कांसा का यूज होता था। ठीक है। और बाद में उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व में क्या मिला? तो सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य मिला। किसका? तो लोहा। तो लोहा बाद में, सबसे पहले कांसा था। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं वैदिक साहित्य, यानी वही सारा कहानी वही फिर से। ठीक है ना? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य मतलब चार वेद। तो चार वेद कौन कौन था? पहला हमने बताया था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कितने मंडल है? तो इसमें 10 मंडल और 10 और 28 सूक्त है। 10 मंडल और 10 तो 28 सूक्त है। इसके 7वें मंडल में 10 रज्ञ युद्ध की चर्चा है। इसमें क्या है? 7वें मंडल में 10 रज्ञ युद्ध की चर्चा है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा, यानी ऋग्वेद में ही 4 वर्णों की चर्चा हुई है। कितने? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण। और तीसरे मंडल में प्राकृतिक वगैरह होते हैं। तीसरे मंडल में याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? ये गाय गाने वाला था। ये क्या था? गाय गाने वाला था। स्तुति किया जाता था। जैसे हमारे सकते हैं लोग हम वर्तमान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं स्तुति। तो ये किस का उल्लेख है? तो सामवेद में, सामवेद में इसमें संकलित मंत्रों का उल्लेख देवताओं के स्तुति के लिए किया जाता है। इसे भारतीय संगीत का भी मूल गायन है, क्योंकि स्तुति कोई गाया जा रहा है। जय 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 हनुमान गोसाई। ठीक है ना? तो गाया जाने वाला बात ये गाना है यजुर्वेद। इसकी रचना दोनों में हुई। इसमें पद्य और गद्य, यानी पोएम और पैसेज, पोएम और पैसेज दोनों रूप में हुई थी। किसका? यजुर्वेद का पद तथा गद्य रूप में कौन है? तो यजुर्वेद। याद रखिए, पद तथा गद्य रूप में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। इसमें यह कर्मकांड प्रसंग ग्रंथ है। क्या है? कर्मकांड। इसमें क्या है? कर्मकांड। इसी में भूत प्रेत पिशाच सबका पूजा करना लिखा है ना? कर्मकांड को हमें बलि देना है, फलाना ढकाना करना है, तो यजुर्वेद में उल्लेख है। ठीक इसी प्रकार अथर्ववेद, इसमें ब्रह्मांड, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख है। अथर्ववेद क्या है?
ठीक है, तो ये सारा कहानी इसमें मिलता है। इसमें क्या मिलता है, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र तंत्र आदि जो चीजें हैं ये उसमें मिलता है। तो ये सारा अपना वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हमने कंप्लीट कर दिया। आगे आपका क्या है वो हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि अभी पसीना से मैं तरबतर होते जा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वीडियो हम लोग को यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चैनल में मिलते हैं तब तक अगले क्लास में, अब तक के लिए बस इतना ही। चलिए कल मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग में, सुबह सुबह जल्दी मिलेंगे कल से। जय हिंद, वंदे मातरम।